नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में कक्षा छठी की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय हमारा देश भारत का अध्ययन करवाया जा रहा है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी गुजरात जो कच्छ में है, गुजरात में जो कच्छ है वहाँ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी विभिन्न स्थल रूप हैं, मैदान है, पठार है, तट है, द्वीप हैं, मरुस्थल है, पहाड़ है, जहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा जो उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री 23.30 उत्तर अक्षांश में है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तर अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्व तथा 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतरों के बीच में है। यानी भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है वो पूर्वी है, 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? नेचुरली है, भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। क्योंकि 29 डिग्री का विस्तार है तो इसलिए दो छोर यानी दो किनारे के बीच में समय का बहुत अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे हो सकता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है।
यानी अरुणाचल की बजाय गुजरात में जो है सूर्य 2 घंटे बाद में आता है और गुजरात से 2 घंटे पहले निकल जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया, ऐसा पिछले पाठ के अंदर आपको बताया गया था, ताकि पूरे देश के अंदर एक ही समय लिया जाए। यह यामोत्र को भारत का मानक यामोत्र भी कहा जाता है। यानी 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर को जो है भारत का मानक यामोत्र भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? अगर हम इस मैप को देखें तो भारत के पड़ोसी देश, देखिए भारत के पड़ोसी देश हमारे, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर उत्तर के अंदर जो है तिब्बत है, चीन है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम में जो है भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और नीचे जो है दक्षिण में श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर भारत की राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो भारत का ये राजनीतिक मानचित्र है। इसके अंदर जो है ये राज्य और राजधानियाँ दी हुई सारी की सारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, राज्य सीमा है, राजधानी शहर जो है इसमें दिए हुए हैं। जो डॉट है, ब्लैक डॉट, ये सारी की सारी राजधानी है। प्रत्येक राज्य की राजधानी जो है वो दी हुई है ब्लैक डॉट में। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, देखिए नीचे चित्र दिया हुआ है। हमारे 29 राज्य और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में यहाँ पर बताया है। फिलहाल केंद्रीय शासित प्रदेश जो है वो जो है 9 कर दिए गए थे, लेकिन बाद में केंद्रीय शासित प्रदेश अब 8 हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 जो है इंडियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हमारे बढ़ा दिए गए थे और एक राज्य कम हो गया था, तो 28 हमारे राज्य हुए थे और फिर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन बाद में जो है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को जो है मर्ज कर दिया गया था, तो ये जो है फिर एक ही जो है केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया था। तो इस प्रकार से अब फिलहाल केंद्रीय शासित प्रदेश हैं 8। ये भारत का भौतिक मानचित्र दिखाया हुआ है। बिल्कुल ऊपर देखो, ये चोटियाँ दिखाई हुई है, पहाड़ हैं, और ये जो लाइनें दिखाई हुई है ये पहाड़ी प्रदेश की दिखाई हुई है, यानी जो पहाड़ है, हिमालय है, जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। जहाँ पर भी ये जो है गाढ़े रंग की जो लाखे रंग की है, ये सारी की सारी क्या है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ। और जो 11वें कलर का ये जो दिया हुआ है क्षेत्र, ये सारे का सारा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। और जो येलो कलर दिया हुआ है जो बीच में भी है बहुत सारा, ये सारे का सारा पठारी प्रदेश है। और जो ग्रीन दिया हुआ है जितना भी, ये सारे का सारा मैदानी प्रदेश है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं।
जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, अर्थात रक्षक के रूप में कार्य करता है। हिम जमा में आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपर में उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, यानी जो बताई गई है कि 3 मुख्य समांतर श्रृंखला है, बृहत बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी के अंदर आकर मिल जाती है। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको हम सहायक नदी कहते हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब है कि ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां भी स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर से गिरती हैं। ये जो है पश्चिम की तरफ से बहने वाली हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह ऐसक की प्रचुरता है, यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है कोयला और लौह ऐसक। पूर्वी घाट के जो बीच में टूटा टूटा और असमान जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा यानी जब नदी सागर में गिरती है तो उससे पहले काफ़ी फैल जाती है और अलग अलग धाराएं बन जाती हैं जो पक्षी के पंजे के आकार की बनती हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ये जो चित्र दिखाया हुआ है ये परवाल द्वीप है। ये जितने भी उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब परवाल है। परवाल एक छोटा जीव होता है।
उसके कंकाल जो है उनको हम पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। सुनामी एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काफ़ी छाया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। तो ये जो है कविता लिखी हुई है सुनामी के ऊपर। भारत में एक सुनामी आई थी और ये लिखी है पखुड़ी विद्या कक्षा 8वीं बी। सुनामी जो है वो सागर में आती है, समुद्र के अंदर जो है बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं और आसपास के क्षेत्र को उसमें बहाकर ले जाती हैं। ये एक चित्र बनाया हुआ है सुनामी का, किस प्रकार से जो है लहरें ऊपर उठ रही है, और ये चित्र बनाया है वेदनाथ सवैन कक्षा 4। भारत में 2 महाद्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ये जो सुनामी है ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में लगभग 9 जो है की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके के कारण हिंद महासागर में जो है ये सुनामी उठी थी, जिससे दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भारत में ही केवल अकेले भारत में 16,279 लोग मारे गए थे और लापता हो गए थे। ये जो सुनामी है ये हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल सहित जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी तबाही लेकर आई थी। तो इस पाठ में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।